मेरे मंत्रालय में कुलीग श्री अश्विनी चौबे जी, मेरे डिपार्टमेंट की सचिव प्रीति जी, मनोज जी और डॉक्टर बीके राव और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मेडिकल प्रोफेशन की जो अभी तो ये कह सकता हूँ कि अभी आप लोग मेडिकल प्रोफेशन की शान हो गए हैं। और मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई तो देता ही हूँ, लेकिन धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब इनाम मिल जाता है उसके बाद लोग चले जाते हैं और इनाम सारे बंटने के बाद थोड़े ही लोग बचे होते हैं भाषण सुनने के लिए। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी आपसे कही जा चुकी हैं, लेकिन मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है और आप सबको भी मैं समझता हूँ कि आपके सबके चेहरे पे जो मैंने हर्षोल्लास देखा वो असाधारण था, अभूतपूर्व था। अस्पताल में तो काम करते समय सब लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, मरीज़ों की तकलीफ़ होती है चारों तरफ और बहुत प्रेशर होता है, बहुत टेंशन होता है। सरकारी अस्पताल में तो और भी ज़्यादा होता है। अभी हमारे जो एम्स के और सफदरजंग अस्पताल के लोगों को यहाँ अवार्ड मिला, तो अभी मैं एम्स के कन्वोकेशन में गया था, तो पिछले साल की मैंने रिपोर्ट पढ़ के गया तो पता लगा कि खाली ओपीडी में ही 46.5 लाख मरीज़ जो है एक साल में आए। यानी कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 12-15 हज़ार मरीज़ ना आए हों। वही हाल सफदरजंग अस्पताल का है। और एम्स के डायरेक्टर बताते हैं कि हर रोज़ उनके अस्पताल के कैंपस में 50,000 से 1 लाख लोग अंदर घुसते हैं या बाहर निकलते हैं किसी न किसी कारण से। तो इसके कारण मैंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में तो और भी ज़्यादा प्रेशर होता है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, और मेडिकल ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनमें भी बहुत प्रेशर होता है। डॉक्टर बीके राव जो हैं, जो अभी NABH के चेयरमैन हैं, इनको अभी पहले ये सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इनको हम केवल इसी बात के लिए फ़ोन करते थे, हमें लोग सिफारिश इस बात के लिए नहीं करते थे कि कोई बिल कम करा दो, लेकिन सिफारिश इस बात के लिए करते थे कि प्लीज़ वहाँ पर बेड दिलवा दो। तो ये प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी कितना प्रेशर है, यानी मरीज़ ज़्यादा है और जितने बेड हैं उससे भी ज़्यादा उसकी वेटिंग लिस्ट है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की है वो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और इस उपलब्धि को मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, अपने यहाँ नहीं लेकिन ओवरऑल समाज में, अपने क्षेत्र में, दूसरे अस्पतालों के अंदर भी ये आपके अच्छे काम की सुगंध कैसे फैल सकती है। तो मेरे ख्याल में आया कि एक सुझाव आपको मैं दूं कि जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ जाकर अपने अपने इलाकों में आप सभी मीडिया के लोगों को बुलाइए और अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो आपकी यात्रा थी उसके लिए आपने क्या क्या किया, क्या आप ओरिजिनली ही ऐसे थे
या आप कायाकल्प अवार्ड को प्राप्त करने के लालच में ऐसे हो गए? और वो सारी चीज़ें आप ईमानदारी से उनके साथ शेयर करिए कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म करने के लिए, और आपने अपने अस्पतालों में अपने सिस्टम के लोगों को कैसे मोटिवेट किया, कैसे उनको एजुकेट किया, कैसे उनको प्रेरित किया। और आप दूसरे भी लोगों को वहाँ जाके, अभी कोई नागालैंड में जाके बताएगा कि मुझे ये अवार्ड मिला है, सरकार ने दिया है डिस्ट्रिक्ट में ये काम करने के लिए, तो दूसरे लोगों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और उससे जो हमारा जो काम है इसका जो सही लाभ है वो समाज को और देश को मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है समाज में, तो उसके दो फायदे होते हैं। जैसे सरकार भी करती है अच्छा काम, सरकार बड़े पैमाने पे करती है, लेकिन सरकार के अच्छे काम का लोगों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन जब कोई इंडिविजुअल, कोई एनजीओ या कोई अलग से आदमी बात करता है, काम अच्छा करता है और उसको लोग दूसरे देखते हैं, तो उससे बाकी सारे समाज के लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। अभी मैं याद कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि ये डॉक्टर BK राव मुझे करीब लगभग 15 साल पहले मेरे दफ्तर में आए थे, और उस समय मैं दिल्ली बीजेपी का प्रेसिडेंट था। तो मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत मानता हूँ, ज़्यादातर लोग मानते हैं, और खाली भारत में नहीं, अमेरिका में तो उनके नाम पर सड़कें हैं, यूनिवर्सिटी है, अवार्ड भी शायद उनके नाम पे रखे हुए लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत उसको देखा। वो स्थान को भी उन्होंने बड़ा ग्लैमराइज किया हुआ, जहाँ पर उन्होंने 1893 में 11 सितंबर को अपना हिस्टोरिक शिकागो एड्रेस दिया था। तो मेरे कमरे में एक बहुत सुंदर फ़ोटो लगी थी विवेकानंद जी की, इनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी ही एग्जैक्ट ऐसी ही फ़ोटो मुझको आप बनवा के दीजिए। तो ये बात मुझे बाई चांस अभी याद आ गई, इसलिए कि डॉक्टर BK राव, वरना आज के इस कार्यक्रम से शायद उस तरीके का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने वो ताल्लुक़ कभी बैठ के निकाला कि क्या हो सकता है। तो फिर मैंने इनको इनके अस्पताल में जाके स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो वो भेंट की। वो अभी भी चेयरमैन के ऑफिस में लगी हुई है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो मैं सोच रहा था कि एक प्रकार से ये जो कायाकल्प आपने किया, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि उनका एक बड़ा 2 वाक्य हैं जो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्होंने बड़ा प्रभावित भी किया। उन्होंने कहा, जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो ये मैं जो आपने जो अस्पतालों के लिए अपने काम किया, ये उसी तरीके से है जैसे अपना कायाकल्प तो आप हर रोज़ करते हो, और उम्र बढ़ती जाए तो भी कायाकल्प हम लोग किसी न किसी रूप में करते रहते हैं अपना। लेकिन जिस सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, जिस सिस्टम में नौकरी करते हैं, उस पर शायद डायरेक्ट हमारा पर्सनल कुछ नहीं होता, फिर भी सब कुछ हमारा होता है। और वो हम उस भाव से कि इसके कारण जो है मरीज़ों की बेहतर चिंता होगी, गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं फैलेगी। अभी हम तो मेडिकल एंगल से देखते हैं तो हमें तो लगता है कि अस्पताल में जाने से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि कोई हॉस्पिटल इन्फेक्शन ना हो जाए। हॉस्पिटल इन्फेक्शन ही एक अपने आप में इतनी बड़ी एंटिटी है कि उसके लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीज़ जो है बनाई जाती हैं अस्पतालों के अंदर, और अस्पताल के हर कोने से जो है समय समय पे जांच की जाती है कि वहाँ की बैक्टीरिया का काउंट कितना है, कोई नया कोई
वक्त तो नहीं वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और हमारे डिपार्टमेंट को ये सारा जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की प्रेरणा मिली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को उन्होंने 2014 में स्वच्छ भारत की कल्पना की और उस समय उस वर्ष जो उन्होंने बातें 15 अगस्त पर कही थी पहले अपने संबोधन में और बाद में 2 अक्टूबर को कही, तो हम लोगों को उस समय वो सब चीज़ें बहुत सबको ऐसे ही लगता था जैसे अभी हमारे चौबे साहब ने भी कहा कि सब लोग उस समय ऐसे रूटीन में सब नेता लोग भाषण देते हैं, कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो उसी तरह से लोगों को लगती थी। लेकिन उसका उन्होंने प्रेरणा ली उसके लिए महात्मा गांधी से, फादर ऑफ द नेशन से, बापू से। और बापू का भी कितना बड़ा व्यक्तित्व है, उसकी कल्पना जो है हम सबको रूटीन में शायद नहीं होती। मैंने उनका जो घर है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर भी मैं गया, वहाँ उनके परिवार के लोगों से भी मिला। उनके एक परिवारजन जो उस घर के पास दूसरी जगह रहती हैं, उनके यहाँ भी गया। तो आप सोच नहीं सकते कि जो आदमी इतना बड़ा दुनिया का है, उनके परिवार के लोग अभी भी वहाँ पे उस घर के अंदर वो सोशल सर्विस कर रहे हैं और गरीब बच्चों को बुलाकर वो वहाँ पर कंप्यूटर की, वहाँ पे जब मैं गया तो दोपहर के अंदर क्लास हो रही थी कंप्यूटर की और गरीब बच्चे जो है उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये फादर ऑफ द नेशन बापू के परिवार के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और दुनिया में जिस भी देश में हम लोग जाते हैं तो शायद उनकी एक से एक बड़ी याद, वो स्टेशन भी हमने जाके देखा जहाँ उनको रेल के डब्बे से थ्रो किया गया था और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के लिए एक बड़ा इतना बड़ा टूल डेवलप करके दे दिया। और 98 में मैं टोबैको कंट्रोल के लिए एक मुझे WHO का इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, तो उसके लिए रियो डी जेनेरियो मुझे जाने का मौका मिला 28 मई 1998 को। तो जहाँ फंक्शन हो रहा था उस हॉल से मैं बाहर निकला तो गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी में बैठते मुझे लगा कि कुछ मुझे जाना पहचाना कुछ दिखा है, जैसे कोई चीज़ को आदमी की नज़र रुक जाती है। तो मैं गाड़ी से एकदम बाहर उतर के आया, तो मैंने ऐसे सिर करके देखा तो देखा मैंने वहाँ पर रियो डी जेनेरियो, यहाँ से 15 घंटे अमेरिका जाने में लगते हैं, आगे 9 घंटे ब्राज़ील जाने में लगते हैं। वहाँ इतने दूर दराज के देश में बापू की इतनी बड़ी मूर्ति मैंने देखी कि मेरे को इतनी खुशी हुई कि कल्पना नहीं थी कि वहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं लोग, पोर्टुगीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे तो सही में लगता था कि ये जो उनके बारे में, यानी उन्होंने खेल ही खेल में सफाई करना सिखा दिया और खाली भाषण नहीं दिया सफाई का, खुद सफाई करके दिखाया। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या संस्कार होना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, सारा कुछ। और ठीक ही उनके लिए एक ज़माने में आइंस्टीन ने कहा था कि भाई वो जो आज भविष्य में कोई जनरेशन्स आएंगी वो कभी शायद विश्वास नहीं कर पाएंगी कि शरीर से दुर्बल एक व्यक्ति वो ऐसी सल्तनत जिसके बारे में कहते हैं कि उस सल्तनत में सूरज नहीं डूबता, उस सल्तनत को झुका देगा। तो सही में अब जब उनके हम सारी चीज़ें देखते हैं और कितनी वो प्रेरणा देते हैं, चाहे वो सफाई का मंत्र हो, चाहे वो उन्होंने जो चरखे और अपने खादी से जो
स्टूल हमारे सामने स्वदेशी का रख दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेके, उनसे प्रेरणा लेके एक इतना बड़ा स्वच्छता का जो है संकल्प लिया था। और शायद बापू का आशीर्वाद था मोदी जी को कि भारत जैसे देश में जहाँ कितना डिफ़िकल्ट है, लोग अपनी आदतें कितनी खराब कर चुके हैं, साफ़ सफाई के संदर्भ में तो अब हम सब देखते ही हैं। और ओपन डेफिकेशन के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि मुझे कितना दुख होता है देख कर कि पहली अपनी स्पीच में कहा था उन्होंने कि इस देश में एक माँ बहन को जो है वो सूरज छुपने का इंतज़ार करना पड़ता अपने कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के लिए। उस देश में गांधी जी की प्रेरणा लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आशीर्वाद दिया, देश का आह्वान किया, तो आज 5,90,000 गांव भारत के वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। 5,90,000। इट इज़ नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट। ये अचीवमेंट, मैं ये नहीं कहता ये कोई सरकार की अकेले अचीवमेंट है, लेकिन इसके अंदर गांधी जी की स्पिरिट और मोदी जी की इंटेंशन और हमारे सारे देश के समाज के लोगों का जो प्रयास है वो इसके अंदर शामिल है। 33 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। सैनिटेशन कवरेज देश का 30-35% से 95% तक पहुंच गया। अभी चौबे जी ने भी टॉयलेट्स के बारे में चर्चा की, 12 करोड़ टॉयलेट बन गए। हमको याद है जब पहली 15 अगस्त से दूसरी 15 अगस्त आई थी, तो उसके 3 महीना पहले से जो है प्राइम मिनिस्टर हर कैबिनेट मीटिंग में ये मॉनिटर करते थे, बड़ा मेटिकुलसली फ़ोटोज़ मंगवाते थे कि क्या देश के हर स्कूल के अंदर बच्ची के लिए टॉयलेट बन गया है कि नहीं बन गया। और अगली 15 अगस्त आने तक उन्होंने इंश्योर किया कि ऐसा हो गया है। तो ये सारा कुछ जो है ये हम सब ने, आप सब ने किया। तो उस नाते ये जो अस्पतालों के अंदर सफाई का, इन्फेक्शन का, क्लीनलीनेस का, ये जो विषय, चाहे आपने कायाकल्प से प्रेरित होकर, मैं यही सोच रहा था कि ये सारी लिस्ट मैं लेके अपने कंप्यूटर में डालूं, और जिधर भी मैं कहीं किसी भी काम से जाऊं तो उधर ये वाले अस्पताल जिनको अवार्ड मिला है इनके अंदर ज़रूर मैं जाऊं। उससे एक बात तो हमको पता लगेगी कि आपने इतनी मेहनत अवार्ड के लिए की है या ये आपकी आदत में शुमार है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आदत में शुमार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है ये हमारा कल्चर के रूप में विकसित होना चाहिए। और अभी आपने अपने अस्पताल की लिए कोशिश की, अब आप अपनी जो सोच का दायरा बढ़ा के समाज में, दूसरे अस्पतालों में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, और अस्पताल के लोग अगर जाके स्कूल में, दूसरी संस्थाओं में प्रेरणा देंगे तो ये जो एफर्ट है ये कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। और मुझे लगता है कि नए सिरे से, अभी अवार्ड तो आपको मिल गया, अब आपको यहाँ से वापस जाके इसी दिशा में सोचना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा अस्पताल है उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे मैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, वो सरकारी हों, प्राइवेट हों, और प्राइवेट अस्पतालों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम खाली प्राइवेट अस्पताल, उनको भी जो है बड़े पैमाने पर आसपास, ताकि जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी हर सब्जेक्ट के ऊपर फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर था पिछले साल, तो मैं देखता था कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में जितने पैरामीटर्स अंतर्राष्ट्रीय हमने कमिट किए हुए हैं, हम समय से पहले पूरी दुनिया में बहुत पहले हम उनको अचीव करके दुनिया के सामने दे रहे हैं। हेल्थ में मैं देखता हूँ कि जो गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंटल जो हैं 2030 के लिए दुनिया के, हम लोग उनको समय से पहले पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस को
2025 तक हम एलिमिनेट कर लें, ऐसे कई और बीमारियों को हम समाप्त कर लें। और ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आप सब लोग, साफ सफाई तो एक उसका पक्ष है, लेकिन एक बड़ा अपने मन में पक्ष रखे कि हमको कैसे भारत को हेल्थ फॉर ऑल के गोल को सफल करने के लिए सहयोग करना है, सहायता करनी है। और इसमें जो अभी आने वाले समय में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स देश में क्रिएट होने वाले हैं, तो आप सब जो थोड़े उससे ऊपर के लेवल पर हैं, अभी तो शायद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए भी कंपटीशन बड़े पैमाने पे शुरू होगा, लेकिन आपको उनकी मेंटरशिप अपने हाथ में लेनी है और उनको सहयोग भी करना है, उनको मॉनिटर भी करना है, उनको हर प्रकार से उनके लिए रिसोर्सेज जो है वो भी जो है स्ट्रेंथन करने हैं और वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का एक हेल्थ का सोशल मूवमेंट विकसित हो। उसके लिए आपको सबको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा व्यवस्था है, आपके पास डॉक्टर है, आपके पास दूसरे लोग हैं, कई तो यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लोगों के लिए इनाम मिला है और दूसरे भी लोगों को मिला है। तो यहाँ से इस इनाम को लेकर और इस इनाम के बारे में पूरे गली मोहल्ला, पूरा शहर, पूरे डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह से जाके बताइए और दूसरे लोगों को बताइए ये इनाम आपको क्यों मिला, कैसे मिला, और फिर दूसरे लोगों को भी इनाम ऐसा मिले। इस बड़े मन और बड़े भाव से आप काम करिए, तो यही मुझे लगता है कि शायद महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है वो एक नया भारत भारतवासियों को देना चाहते हैं 2022 तक। वो भारत को विश्व गुरु भारत में परिवर्तित करना चाहते हैं। वो भारत के हर मरीज़ के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, हर रोग का उसके लिए अफोर्डेबल इलाज उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसी के लिए इतनी बड़ी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना बनाई है, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे मरीज़ों से प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर इस साल के शुरू में जाकर मिले और उन्होंने हमें कहा था कि मिलिए इसलिए कि ज़रा पता करिए कि उनको कोई इस योजना का लाभ लेने में तकलीफ़ें तो नहीं हो रही। तो लोग आंखों में आंसू भरकर और भावुक होकर अपने अपने तरीके से बहुत कुछ कहते थे। कोई कहता था मोदी जी मेरे लिए भगवान हैं, कोई कहता था मेरे लिए वो मसीहा है, कोई कहता था अगर ये योजना ना होती तो मेरे जो हस्बैंड है वो तो जीवित नहीं रह सकते थे। ऐसी ऐसी बातें, बहुत तरह की बातें। तो उनका बड़ा सपना है, वो चाहते हैं कि उस नए भारत में हर बच्चे के लिए खुशी हो, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की, ये सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में हों और हर बहन की सुरक्षा का इंतज़ाम हो, हर बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा हो और देश के अंदर एक जो इज़्म है वो सबसे ज़्यादा व्यापक तरीके से वायरल होके चले और वो हो मानवतावाद। हमारा मानवतावादी अप्रोच और हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण और हमारा दिल जो है वो संवेदनशीलता से जो तकलीफ़ में है उसके लिए पसीजे, इस भाव को वो देश में वायरल करना चाहते हैं। और जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए, इसी भाव से जो है लोग इस देश के अंदर जिए, काम करें, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हो। तो आप सब लोग नॉर्मल देश के लोगों से थोड़ा सा बेटर हैं, अच्छे हैं, कमिटेड हैं और जो आप ठान लें वो करने की क्षमता और योग्यता रखते हैं, ये भी सिद्ध हो गया है। तो आपकी योग्यता और क्षमता का और आपके जज्बे का देश के निर्माण में और कैसे बेहतर योगदान हो सकता है आपके अस्पताल के अलावा, इसके बारे में आप चिंतन की प्रक्रिया अपने ही अस्पताल के लोगों के साथ मिलकर शुरू करिए और उसमें से अच्छे अच्छे जो थॉट्स आए उनमें से कुछ थॉट्स को आप आत्मसात कर लीजिए, उनको अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए, उनको अपने जीवन का सपना बना लीजिए
और उसको साकार करने के लिए आप जुट जाइए। हम तो मानेंगे कि अगर आप में से थोड़े बहुत लोग भी इस भाव को विकसित करने में सफल हुए तो हमारा ये कायाकल्प का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।